Hello everyone, welcome back you all to the channel Ashish Vimal Net and JRF English. So everyone, I'm Ashish Vimal and I qualified my UGC Net exam 2 times and JRF also under the guidance of Vineet Pandey sir. And if you are also preparing for UGC Net English literature, then do go with Vineet sir. So everyone, with my own experience of qualifying JRF and 2 times Net, I have some important questions in my mind which I'm going to share with you all. You must know the answers of these questions, the story behind these questions before you attempt your UGC NET English literature exam. Okay, so let's start with these questions. तो इन क्वेश्चंस को करते करते मैंने कुछ इस वे में बनाए हैं कि आप उनके नोट्स भी बना सकते हो और आपको ये पता ही होने चाहिए अगर आप एक एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए जा रहे हो यूजीसी नेट का। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिश करेगा नोट भी बनाएगा आप इनका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है बट इम्पोर्टेंट है। हु कॉल्ड जॉन गावर एज मोरल गावर? जॉन गावर को मोरल गावर किसने बोला है? एंड द आंसर इज जॉफ्री चौसर। जॉफ्री चौसर ने बोला है। क्वेश्चन नंबर 2, जॉफ्री चौसर एक्चुअली कंटेम्प्ररी, जॉफ्री चौसर की कंटेम्प्ररी है या मोरल गावर? और आज के जो क्वेश्चन होंगे वो कंटेम्प्ररीज ऑफ चौसर, यानी कि चौसर के जो कंटेम्प्ररी राइटर्स हैं उनके ऊपर बेस्ड होंगे। ओके, now move to the question number 2. Which major work did John Gower write in his French career? जॉन गावर अपने फ्रेंच करियर में कौन सा मेजर वर्क लिखते हैं? ओके, तो जॉन गावर के जो राइटिंग्स है वो 3 करियर्स में बेस्ड हैं। फ्रेंच करियर, सॉरी, फ्रेंच फेज, लैटिन फेज एंड देन इंग्लिश फेज। तो फ्रेंच फेज उनका सबसे पहला फेज था, तो फ्रेंच फेज में उन्होंने कौन सा मेजर वर्क लिखा था? सो द आंसर इज मिरर दे लोम। ओके, मिरर de Lom is actually a work by him. This is also the first work by him. It is written in French language. It is also known as Speculum Meditatis. Very important. Okay, तो जो भी points मैंने आपको बताए सारे बहुत important हैं। फ्रेंच फेज में लिखा गया ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। मिरर डी लोम इनका फर्स्ट वर्क है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको स्पेकुलम मेडिटेंटिस बोला जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जॉन गावर ने लिखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी पॉइंट्स अगर मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ तो समझ जाइएगा कि इन पॉइंट्स तो आपके नोट्स बन जाने चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि अगर आप मिस करते तो आपको रिग्रेट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट डिड द वर्क मिरर डे लोम बाय गावर डील विद? जो मिरर डे लोम गावर का वर्क है वो किस चीज से डील करता है? आंसर इज इट डील विद द फॉलीज एंड करप्शन प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। तो सोसाइटी में जो करप्शन चल रहा था उस पर बेस्ड इन्होंने एक वर्क लिखा था गावर जी ने। ठीक है, मोरल गावर ने, सॉरी जॉन गावर ने। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट इज द फेमस वर्क ऑफ जॉन गावर प्रोड्यूस्ड इन हिज लैटिन फेज? तो अभी मैंने बताया फ्रेंच फेज के बाद इनका लैटिन फेज था। लैटिन फेज में इन्होंने कौन सा फेमस वर्क लिखा है? आंसर इज वॉक्स क्लेमेंटिस। 1385 में इन्होंने लिखा है वॉक्स क्लेमेंटिस। एक्चुअली ये जो उस टाइम की राइटिंग्स थी, जो 64 की इसकी टाइम की राइटिंग्स थी और उससे पहले की राइटिंग्स थी और कुछ उसके बाद की राइटिंग्स थी, इनकी जो डेट्स हैं वो क्लियर नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे प्रिंटिंग मशीन्स नहीं थी। तो इन्होंने जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी थी वो मैन्युस्क्रिप्ट में क्लियर नहीं किया गया है कि ये कब की लिखी गई है कब की नहीं लिखी गई। तो कन्फ्लिक्ट्स हैं बहुत सारे कि ये एग्जैक्ट डेट जो हम पढ़ते हैं वही है या नहीं है। ओके, और ऐसी जो डेट्स हैं जो एग्जैक्ट नहीं है, जो श्योर नहीं है, वो अक्सर करके यूजीसी नेट एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं। जो डेट्स एकदम कंफर्म है वही पूछी जाती हैं यूजीसी नेट एग्जाम्स में। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, वॉक्स क्लेमेंटिस अप्रॉक्स 1385 में लिखी गई थी। अप्रॉक्स बोला है मैंने तो इसका मतलब ये जो डेट आपसे कभी नहीं पूछी जाएगी कि वॉक्स क्लेमेंटिस कब लिखी गई। जो अप्रॉक्स हो, जो कंफर्म हो, वही पूछी जाती हैं। ओके, और अभी जो लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ है, अभी जो दिसंबर 2020 का एग्जाम मार्च 1 को हुआ है, उसमें आपकी जो डेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो डेट्स इंपॉर्टेंट हैं आपको याद रखने के लिए। ओके, बट वही डेट्स जो आपकी श्योर हैं, कंफर्म है, वही वाली डेट्स। ओके, तो आप टेंशन मत लीजिएगा कि यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, गूगल पे कुछ और लिखा हुआ है, किसी बुक में कुछ और है। ऐसी डेट्स कभी नहीं पूछी जाती हैं जिनमें कन्फ्लिक्ट होते हैं। ठीक है, तो वॉक्स क्लेमेंटिस इनका लैटिन फेज में लिखा गया एक फेमस वर्क है। एंड वॉक्स क्लेमेंटिस में 12,000 से लेकर 13,000 लाइन्स हैं। वॉक्स क्लेमेंटिस का मीनिंग अगर हम देखते हैं तो इट मीन्स वॉइस ऑफ द वन क्राइंग आउट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्क वॉक्स क्लेमेंटिस? वॉक्स क्लेमेंटिस का थीम क्या है? सो द आंसर इज इट मॉन्स द डेथ ऑफ द पीजेंट्स ड्यूरिंग द पीजेंट्स रिवॉल्ट। तो पीजेंट्स रिवॉल्ट हुआ था, पीजेंट्स रिवॉल्ट में जो
पीजेंट्स की डेथ हुई थी उसके ऊपर मॉर्न करते हुए इस वर्क को लिखा गया है। ओके, एलिजेक्ट फॉर्म में लिखा गया है वॉक्स क्लेमेंटिस। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, When did the Peasants Revolt take place? Peasants Revolt कब हुआ है? Okay, कब हुआ था Peasants Revolt? The answer is 1381। 1381 में हुआ था Peasants Revolt। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ में, अगर आपको आते हैं तभी आप मास्टरी कर पाओगे यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम में। मैं अपनी खुद के एक्सपीरियंस के साथ में बोल रहा हूँ, ठीक है। फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा इन क्वेश्चंस को और इन बातों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। हु वाज द लीडर एट द पीजेंट्स रिवॉल्ट? जो पीजेंट्स रिवॉल्ट था उसमें एक लीडर था जिसने कि जो किंग था उस टाइम पे उनसे बात करी थी। तो वो लीडर कौन था? लीडर वाज वेट टाइलर। ओके, तो इसीलिए ये जो पीजेंट्स रिवॉल्ट जो रिवॉल्यूशन है, जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को वेट टाइलर्स रिवेलियन या फिर वेट टाइलर्स रिवॉल्ट भी कहा जाता है। ओके, और ये जो वेट टाइलर्स रिवेलियन कह लो या फिर वेट टाइलर मूवमेंट कह लो, पीजेंट्स रिवॉल्ट कह लो, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1381 में। ध्यान रखना है, एक एक पॉइंट जो मैं आपको बताता हूँ उनको ध्यान रखना है और आप इनके नोट्स बनाया करिए, कोशिश करिए। ओके, मेरी खुद की पढ़ने की यही स्ट्रेटजी है कि उनकी नोट्स बना के जो उनकी जो फैक्ट्स होती हैं, जो कंक्रीट फैक्ट्स होते हैं, एक दूसरे से जो रिलेशन होता है कि वेट टाइलर हैं इसलिए इनको वेट टाइलर रिवेलियन बोला जाता है। वेट टाइलर रिवेलियन हुआ कब था? 1381 में हुआ था। पीजेंट्स रिवॉल्ट भी बोला जाता है क्योंकि पीजेंट्स की साइड से, तो एक दूसरे को कनेक्ट करके ही जब आप पढ़ते हो तभी आप रिकॉल करने में आसानी फील करते हो एग्जाम टाइम पे, ठीक है। तो रिकॉल करके आपको पढ़ना है, आपको रिलेट करके पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच इज द ग्रेटेस्ट इंग्लिश वर्क रिटन बाय जॉन गावर? जॉन गावर ने सबसे जो बड़ा इंग्लिश वर्क है वो कब लिखा था, कौन सा लिखा है? ओके, इनका लिखा गया ग्रेटेस्ट इंग्लिश वर्क कौन सा है? तो आंसर इज कन्फेसियो अमेंटिस। कन्फेसियो अमेंटिस इज अ वर्क रिटन बाय हिम जॉन गावर, एंड कन्फेसियो अमेंटिस में 33,000 लाइन्स हैं आपके अप्रॉक्स। ओके, और ये इनका ग्रेटेस्ट वर्क माना जाता है। कन्फेसियो अमेंटिस का मीनिंग देखेंगे तो इसका मीनिंग होता है लवर्स कन्फेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हु इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा? मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा किसे कहा जाता है? आंसर इज जॉफ्री चौसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हु इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन? तो रिफॉर्मेशन की कॉन्टेक्स्ट में मॉर्निंग स्टार किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है जॉन विक्लिफ। ध्यान रखिएगा, मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा जॉफ्री चौसर, मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन यानी कि रिफॉर्मेशन किसने किया था, रिफॉर्मेशन पे किसने ध्यान दिया था? जॉन विक्लिफ में। और स्टडी जो लिटरेचर है, लिटरेचर में रेनेसा के रूप में कौन आया था? जॉफ्री चौसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हु फर्स्टली ट्रांसलेटेड द बाइबल इनटू इंग्लिश? बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले सबसे पहले पर्सन कौन थे? सो द आंसर इज जॉन विक्लिफ। जॉन विक्लिफ ने ट्रांसलेट किया था बाइबल को सबसे पहले इंग्लिश में। ओके, जॉन विक्लिफ अकेले नहीं थे जिन्होंने की बाइबल को ट्रांसलेट किया था। जॉन विक्लिफ के साथ में उनके जो फॉलोअर्स थे, कुछ फॉलोअर्स भी वर्क कर रहे थे, जिसमें से कि जॉन परवे भी उनके साथ में वर्क कर रहे थे। ओके, तो इन्होंने जो ट्रांसलेट किया था वो ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ बाइबल को ट्रांसलेट किया था। ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ बाइबल को मतलब जो ओरिजिनल बाइबल है वो आपकी एक्चुअली हेब्रू लैंग्वेज में लिखी गई है। हेब्रू लैंग्वेज में कहा जाता है कि हेब्रू, आर्सेनिक और ग्रीक लैंग्वेज, ये इनकी ओरिजिनल लैंग्वेज है। तो हेब्रू से ट्रांसलेट किया था सेंट जेरोम ने, और किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था? लैटिन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया था। ये आपका 383 एडी करीब में ट्रांसलेट किया था सेंट जेरोम ने। और सेंट जेरोम की जो बाइबल है, जो लैटिन में उन्होंने ट्रांसलेट कर दी थी, उस लैटिन की बाइबल को जॉन विक्लिफ ने ट्रांसलेट किया है। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट का। तो उन्होंने ओल्ड टेस्टामेंट को ट्रांसलेट किया है। क्वेश्चन नंबर 12 इज हु वर द फॉलोअर्स ऑफ जॉन विक्लिफ? जॉन विक्लिफ के फॉलोअर्स कौन थे? लोलार्ड्स। ओके, आंसर इज लोलार्ड्स। लोलार्ड्स एक डेरोगेटरी टर्म है, डेरोगेटरी टर्म है जो कि जॉन विक्लिफ के फॉलोअर्स को बोला जाता था। और इसी वजह से जॉन विक्लिफ का जो मूवमेंट है उसको लोलार्ड्स मूवमेंट भी कहा जाता है। जॉन विक्लिफ ने एक्चुअली एक मूवमेंट छेड़ा था कि कैथोलिक चर्च में जो पोप होते हैं वो पोप ही सबसे बड़े माने जाते हैं। ओके, तो पोप जो कहते हैं वही होता है, पोप जो चाहते हैं वही होता है। और जॉन विक्लिफ ने इसी के अगेंस्ट एक मूवमेंट छेड़ा था कि सबसे बड़े पोप नहीं होने चाहिए। ये कैथोलिक चर्च की जो टीचिंग्स हैं वो पोप के अगेंस्ट, पोप के अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए, वो बाइबल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, बाइबल लोगों को पढ़नी चाहिए। तो यही इनका मूवमेंट था कि पोप में बहुत सारे जो करप्शन है वो बढ़ते जा रहे हैं चर्चेस में पोप्स की वजह से, और जो हायर अथॉरिटीज हैं बाकी की उनकी वजह से, क्योंकि ये सारे के सारे सेल्फिश होते जा रहे हैं। तो ये लोगों के बारे में नहीं सोचते। बाइबल लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़नी चाहिए, क्योंकि
उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पता चले कि एग्जैक्ट टीचिंग्स क्या है, जो जीसस है, जीसस की एग्जैक्ट टीचिंग्स क्या है, इसीलिए इन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट किया। ओके, और इन्होंने जो मूवमेंट इनके अगेंस्ट छेड़ा था, चर्चेस के, कैथोलिक चर्चेस के अगेंस्ट छेड़ा था, उस मूवमेंट को नाम दिया गया था लोलार्ड मूवमेंट, और जितने भी इनके फॉलोअर्स ने इनका साथ दिया था उनको लोलार्ड्स बोला गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। हु वाज द नेक्स्ट लीडर ऑफ लोलार्ड्स मूवमेंट आफ्टर द डेथ ऑफ जॉन विक्लिफ इन 1384? 1384 में जॉन विक्लिफ की डेथ हुई थी, और उसके बाद में नेक्स्ट लीडर कौन बना लोलार्ड्स ग्रुप का? सो द आंसर इज जॉन परवे। ओके, जॉन परवे वही हैं जिन्होंने की जो कि जॉन विक्लिफ की हेल्प भी कर रहे थे बाइबल ट्रांसलेशन के दौरान। इनके फॉलोवर हैं जॉन विक्लिफ, सॉरी, जॉन विक्लिफ के फॉलोवर हैं ये जॉन परवे, जो कि जॉन विक्लिफ की डेथ के बाद में लोलार्ड्स मूवमेंट का लीडर बने। क्वेश्चन नंबर 14, विच राइटर कॉल्ड हिमसेल्फ द स्टूपिड स्कॉलर ऑफ एन एक्सलेंट मास्टर? वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से राइटर ने अपने आप को स्टूपिड स्कॉलर बताया है एक्सलेंट मास्टर का? और जो एक्सलेंट मास्टर है वो कौन है? चौसर। चौसर का एक अपने आप को डिसिपल बताया है, स्टूडेंट बताया है, और कैसा स्टूडेंट? स्टूपिड स्टूडेंट बताया है। तो कौन है ये राइटर? जॉन ऑकलिफ। जॉन ऑकलिफ ने कहा है ये। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हु रोट रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस बेस्ड ऑन चौसर्स हाउस ऑफ फेम? रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा लिखा गया है? और ये जो रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस है वो किस पर बेस्ड है? चौसर के हाउस ऑफ फेम पे बेस्ड है। तो जितने भी एक दूसरे पर बेस्ड चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और इसी की वजह से मैंने इन क्वेश्चंस को इस सीरीज में ऐड किया है। ओके, तो ये जो रिलेशंस है, रिलेशंस को बहुत ध्यान रखना है आपको, सबसे ज्यादा हेल्पफुल ये रिलेशंस ही होते हैं आपको। ठीक है, तो रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस किस वर्क पर बेस्ड है? चौसर के हाउस ऑफ फेम पर बेस्ड है। तो ये रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन ऑकलिफ के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो मेरा जो 2 टाइम्स नेट है और जीआरएफ है वो इसी वजह से है, क्योंकि मेरे जो डिटेल्स है, डिटेल्स और रिलेशंस हैं डिटेल्स के, उनको बहुत अच्छे से याद रखने की कोशिश करता हूँ, और इसी वजह से मैंने इन क्वेश्चंस में भी ऐड किए हैं ये पॉइंट्स। ठीक है, तो आपको भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री? वेरी इजी क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री किसको कहा जाता है? जॉफ्री चौसर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, which work by John Lydgate is based on Boccaccio's De Cassibus Virorum Illustriums? Okay, लिडगेट का कौन सा वर्क, जॉन लिडगेट का कौन सा वर्क बोकेसियो के डी कैसिबस वायरोरम इलस्ट्रियंस पर बेस्ड है? फिर से बेस्ड वाला पॉइंट आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ये। तो कौन सा वर्क है जॉन लिडगेट का जो कि बोकेसियो के इस वर्क पर बेस्ड है? आंसर इज द फॉल ऑफ प्रिंसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द सीक्वल ऑफ द वर्क फॉल ऑफ प्रिंसेस? फॉल ऑफ प्रिंसेस का सीक्वल क्या है? आंसर इज मिरर फॉर मजिस्ट्रेट बाय थॉमस सैगविल। ओके, थॉमस सैगविल वही राइटर हैं जिन्होंने की गॉरबोटेक वर्क भी लिखा है। ओके, तो थॉमस सैगविल ने इसका सीक्वल लिखा है फॉल ऑफ प्रिंसेस का, और उसके सीक्वल का नाम है मिरर फॉर मजिस्ट्रेट। ये जो सीक्वल होते हैं, प्रीक्वल होते हैं, किस वर्क का सीक्वल है, सीक्वल का नाम क्या है? ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, रिलेशन वाली चीजें आ गई फिर से। तो मैं अपनी खुद की स्ट्रेटेजीज को शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको चीजें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विच इज द ग्रेटेस्ट वर्क बाय जॉन लिडगेट? जॉन लिडगेट का ग्रेटेस्ट वर्क किसे कहा जाता है? तो जॉन लिडगेट का जो ग्रेटेस्ट वर्क है उसे कहा जाता है द ट्रॉय बुक। द ट्रॉय बुक इन्होंने लिखा है, और वो एक्चुअली एक ट्रांसलेशन है ट्रॉय बुक। ओके, तो ट्रॉय बुक जो इन्होंने लिखा है, जो ट्रांसलेशन लिखा है, वो हेनरी फाइव के बेहेस्ट पे लिखा गया, यानी कि हेनरी फाइव के रिक्वेस्ट पे लिखा गया है। हेनरी फाइव उस टाइम पे प्रिंस ऑफ वेल्स थे, आगे चल के हेनरी फाइव बने, उन्हीं के रिक्वेस्ट पे इन्होंने जो ट्रॉय बुक को कंपोज किया है। ओके, और ट्रॉय बुक एक्चुअली क्या है? एक ट्रांसलेशन है। किसने लिखा है? जॉन लिडगेट ने लिखा है, और इनका ग्रेटेस्ट वर्क कंसीडर किया जाता है। ओके, एक एक पॉइंट जो शेयर कर रहा हूँ याद रखना है आपको, और कोशिश करिए इनके नोट्स बनाइए, इनके पॉइंट्स बनाइए। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Which work by John Lydgate is known as the extended version of the Canterbury Tales? जॉन लिडगेट ने एक ऐसा वर्क भी लिखा है जिसको कैंटरबरी टेल्स का एक्सटेंडेड वर्जन भी कहा जाता है। ओके, सो विच वर्क इज इट? द आंसर इज सीज ऑफ थीव्स। 1420 से 1422 के आसपास लिखा गया है ये सीज ऑफ थीव्स, और इसमें टोटल 4716 लाइन्स हैं। ओके, और इसको एक्सटेंडेड वर्जन भी कहा जाता है कैंटरबरी टेल्स में। इसमें जॉन लिडगेट ने अपने आप को कैंटरबरी टेल्स के एक पिलग्रिम की तरह दिखाया, इसीलिए इसको एक्सटेंडेड वर्जन भी कहा जाता है। ओके,
सो दीज आर द क्वेश्चंस। इन 20 क्वेश्चंस में मैंने कोशिश किया है बहुत सारे इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस को डालने का, और जितने भी रेफरेंसेस हैं आपको ध्यान रखने हैं, आपको यूजीसी नेट में डेफिनेटली डायरेक्टली हिट करने वाला है ये। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू एवरीवन। आपकी जो भी क्वेरीज होंगी आप कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। आपको जो भी क्वेरीज होंगी उनको शॉर्ट्स में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।